Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to the channel and this is your master teacher अक्षय। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो 8th से 9th मूविंग हमारे बच्चे हैं उन पे थोड़ा डिस्कशन आज होगा कि यार 9th क्लास क्या है, उसका एक रफ आइडिया हम लेंगे। और वैसे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, लेकिन क्या डिफ़िकल्ट होने वाली है, क्या 9th आसान होगी, इस चीज़ पे हम डिटेल में बात करेंगे। सब्जेक्ट से रिलेटेड बात भी करने वाले हैं कि सब्जेक्ट हमें कौन से डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, और हम ये भी बात करेंगे कि 9th में अच्छा करने से हमें लॉन्ग रन में क्या बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि 9th एक ऐसी क्लास है जहाँ पे पहली बार बच्चे के जो परफॉर्मेंस होती है उसमें ब्रेक आता है, और 9th ही वो क्लास है जहाँ पहली बार बच्चा चीज़ों को पलट देता है, चीज़ों को बदल देता है। तो इस पे हम बात करेंगे। पहले मुझे एक मिनट में वॉइस के बारे में देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, वॉइस इज फाइन। तो हम ऑलरेडी आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे इस चैनल पे, और दिस चैनल विल बी कम्प्लीटली डेडिकेटेड फॉर 9th स्टूडेंट्स फ्रॉम नाउ। सो बहुत सारी सीरीज इस पे आने वाली है, बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे आने वाला है। लेकिन आज हम जब ट्रांजिशन जो है 8th से 9th का, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। और जो टॉपिक्स आज मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं वो है कि भाई क्या 9th डिफ़िकल्ट होगी, ठीक है, कितना हमें पढ़ना पड़ेगा क्लास 9th में, फिर जो मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे। देखो, जब हमें ये बातें पता होती है ना बिफोर एंड, तो हम उन बच्चों की तरह स्ट्रगल नहीं करते, या उस तरीके से स्ट्रगल नहीं करते जैसे आज तक हमारे सीनियर्स करते आए हैं। और आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं कि क्या 9th क्लास में होता है, तो आप देखेंगे 9th क्लास में पहली बार उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टी महसूस होती है, ठीक है। जबकि 10th क्लास में इतनी डिफ़िकल्टी महसूस नहीं होती, मैं आपको बताऊंगा, और फिर से 11th में होती है। तो मतलब एक्चुअली दो ट्रांजिशन है आपकी स्कूल स्टडीज़ में। पहला ट्रांजिशन जो आपका है, जो फर्स्ट ट्रांजिशन है, डिफ़िकल्ट ट्रांजिशन, वो है 8th से 9th का ट्रांजिशन। और जो दूसरा डिफ़िकल्ट ट्रांजिशन हमारा आता है वो आता है 10th से 11th का ट्रांजिशन। मतलब ये जो क्लास है 9th और 11th, ये दोनों ही एक्चुअली काफ़ी डिफ़िकल्ट क्लासेस वैसे मानी जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, कि कितने बच्चे अपने रिजल्ट को इंप्रूव कर पाते हैं, उनका रिजल्ट थोड़ा सा ख़राब होता है। इस चीज़ को देखते हुए इस चीज़ को, मतलब इस एनालिसिस को किया गया है। इस एनालिसिस को मैं आपके सामने रखूँगा, और कितना सीरियस लेना है ना, लॉन्ग टर्म में क्या क्या फ़र्क पड़ने वाला है 9th पे ध्यान देने से या 9th पे ध्यान नहीं देने से। तो सबसे पहली बात करते हैं कि 9th क्या डिफ़िकल्ट क्लास होने वाली है। देखो, एक्चुअली में मैं डिफ़िकल्टी के बेसिस पे इसको जज नहीं करूंगा, लेकिन इस बेसिस पे जज करूंगा कि जितना हम ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ रहे थे, क्या उससे ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो श्योरली उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप किसी क्लास में आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो कुछ ना कुछ एडिशनल होता है। और 9th क्लास में अगर आप देखेंगे, अगर मैं 8th से 9th के ट्रांजिशन की बात करूं, है ना, जो कि एक्चुअली 10th से 11th का ट्रांजिशन भी है, तो इसमें बहुत बड़ा ट्रांजिशन ये है कि इस क्लास में आपके जो न्यूमेरिकल्स होते थे वो कम होते थे, है ना। और यहां पे 9th क्लास में जो आपकी अप्रोच है वो कंप्लीटली न्यूमेरिकल हो जाती है। सो मोर न्यूमेरिकल्स। और मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, जब मैं इस साल आपको पढ़ाऊंगा तो आप इस चीज को देखेंगे कि लगभग हर बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, और मैं समझाते आया हूं, चाहे 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 11th 12th क्लास हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, कॉन्सेप्ट सबको समझ आता है, क्योंकि उसमें टीचर और स्टूडेंट के माइंड की, ब्रेन की वो वाली एबिलिटी यूज होती है जिसमें उसे बस चीज़ों को बिना ये फोकस किए कि मुझे रिजल्ट क्या आएगा, मेरे को क्या इससे अचीव करना है, उस जगह से उसे अप्रोच करता है। मतलब उसको टेंशन नहीं होती कि भाई मुझे न्यूमेरिकल बनाने हैं, मुझे कोई एग्जाम क्रैक करना है, ऐसी कोई टेंशन अगर बच्चे को नहीं है, तो लगभग हर बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। भाई अगर मैं आपसे बोलूँगा, आने वाले समय में आपको पढ़ाऊँगा कि भाई कोई बॉडी नीचे गिर रही है, कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है और वो ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कोई बहुत इशू नहीं होगा। हाँ, समय के साथ आपको समझ आ जाएगा, लेकिन इतना एक्सेप्ट करने में तो सबको क्लैरिटी आ जाएगी कि ठीक है भाई, नीचे एक फोर्स लगता होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके कारण नीचे आती है। लेकिन इस बात को समझने के बाद जब इसे न्यूमेरिकल में लगाना होता है ना, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। उसका जो एक मेंटल अप्रोच होता है, मेंटल पैटर्न होता है, वो बच्चों में नहीं बना होता, जो पहली बार 9th में काफ़ी बढ़ जाता है। तो अगर आप डिफिकल्टी को ब्रेक डाउन करें इन टर्म्स ऑफ
कि आपके टाइप ऑफ प्रॉब्लम बहुत चेंज हो जाती है। 9th क्लास में क्या होता है, आपके न्यूमेरिकल्स मतलब आपके सॉल्विंग वाली चीज ज्यादा बढ़ जाती है ना। 8th क्लास में क्या होता था, आपसे सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते थे, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते थे। 9th क्लास में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो होंगे, लेकिन अब आप देखेंगे धीरे धीरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने लगेंगे जहां आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करनी पड़ेगी। और एक्चुअली में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जब आप फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक आते हैं तो आपकी एबीसीडी वीक नहीं होती। एबीसीडी हर बच्चे को आती है जो उसने फर्स्ट में सीखी, आप सोचो, लेकिन आपकी मैथमेटिक्स धीरे धीरे वीक होते जाती है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो, अगर आप डिटेल में जाकर ऑब्जर्व करेंगे तो आप साइंस में उतने वीक नहीं होते कभी भी, है ना आप इंग्लिश में उतने वीक होते हैं, कुछ बच्चे उसमें भी होते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर बच्चों की बात कर रहा हूं, वो मैथमेटिक्स में वीक होते हैं। और पहली बार आपको वो फिजिक्स सॉल्व करनी होती है या वो साइंस पढ़नी होती है जिस साइंस को आपको, जिसके पीछे मैथमेटिक्स करनी ही पड़ेगी, जहां पे प्रॉब्लम जैसे ही आएगी तो उसमें मैथमेटिक्स लगेगी ही लगेगी, है ना। तो इसलिए आपको ये वाली चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है, मैंने पहले ही बता दिया। मतलब आपको क्या नहीं वीक होने देना है, अपना मैथमेटिक्स वीक नहीं होने देना है। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे फिजिक्स के, आपको कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे केमिस्ट्री के, लेकिन मैथ अगर वीक होगी तो आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो हम डिफिकल्टी को इस बेसिस पे तय कर सकते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े से हार्ड होंगे, लेकिन हमारे न्यूमेरिकल जो हैं वो काफी बढ़ जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं हाँ डेफिनेटली 9th क्लास एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आपको लगेगा 8 से 9th। अच्छा, पता है क्या होता है, जब 9 से 10th में जाते हैं तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती। क्यों दिक्कत नहीं होती? क्योंकि अब आप एक साल, आपको क्या है, लाइफ ने इतना ज्यादा, है ना, आपसे एफर्ट करवा लिए होते हैं 9th क्लास में कि आप 10th में फिर ओके हो जाते हैं। आपको लगता है ठीक है भाई अब पढ़ाई ऐसी करनी है। इसलिए आप देखते हैं वापस 10th में बहुत सारे बच्चे अच्छा कर देते हैं, है ना। लेकिन फिर 10th से 11th में जाने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि फिर 10th से 11th में कोई नहीं बताता कि अब न्यूमेरिकल अप्रोच तो ठीक है, अब सिलेबस बहुत बड़ा होने वाला है। 10th में साइंस की एक किताब होती है, जैसे 9th में साइंस की एक बुक होगी आपकी, 10th में भी एक बुक होगी, 11th में पता क्या होगा आपको, फिजिक्स। जो इस साल आप देखेंगे साइंस के 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स की अकेले की 2 किताब हो जाती हैं 11th में, केमिस्ट्री की 2 किताब हो जाती हैं, बायो की 2 किताब हो जाती हैं। तो सब्जेक्ट में कंटेंट इतना बढ़ जाता है कि बच्चा वहां फंस जाता है। तो अलग अलग फंसने की चीजें हैं। लेकिन 9th में क्या एडिशन होगा, न्यूमेरिकल। तो हमें पहले ही ध्यान रखना है कि हमें अपनी मैथ्स वीक नहीं होने देनी है, राइट। अच्छा, अगर हम दूसरे इसकी बात करें, है ना, अगर हम दूसरे इसकी बात करें कितना पढ़ना पड़ेगा, तो अगेन ये क्वेश्चन एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना। ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, कितना पढ़ना पड़ेगा डिपेंड करता है आप कैसे स्टूडेंट हैं, है ना। अगर आप एक टॉपर हैं तो आपको डेली भी शायद पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं एक टॉपर जो होता है ना वो बड़ी फोकस से पढ़ता है, चाहे वो कितना ही कम पढ़े। और जो एक एवरेज बच्चा बिलो एवरेज होता है ना, वो ज्यादा पढ़ के भी कम मार्क्स इसलिए लाता है क्योंकि वो फोकस से नहीं पढ़ता। तो कितना पढ़ना का कोई हम घंटों से डिसाइड नहीं कर सकते कि डेली 4 घंटे पढ़ना है, डेली 5 घंटे पढ़ना है, डेली 3 घंटे पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं। आपको जितनी भी देर पढ़ना है, आपको बस पढ़ाई पे उतने समय के लिए ध्यान देना है। अगर आप ये बदलाव ले आएंगे ना तो मजा आ जाएगा। क्योंकि हमारे टाइम पे अगर मैं आपको बात करूं, जब मैं 9th 10th क्लास में था, 2010 2008 9 10 की बात है ये, तब क्या था ना, तब तो हमारे पास फोन भी नहीं होता था। घर में भी एक ही फोन था जो कीपैड वाला फोन था, स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था। अब आपकी लाइफ में सबसे बड़ी लड़ाई ये स्मार्टफोन है ना। और स्मार्टफोन जो आपका एक तरीके से एक फ्रेंड बन चुका है ना, एक ऐसा फ्रेंड जो आपको कोई फायदा नहीं देता, ठीक है, जिंदगी और आपके साथ 24 घंटे रहता है, आपसे बातें भी करता है। सर कैसे बात करता है भाई? वही तो बोलता है ना, आपके दिमाग में नहीं उसने थॉट पैदा करता है कि इंस्टाग्राम खोलो, नहीं बोलता कि फेसबुक खोल के देख लो, एक बार यूट्यूब पे वीडियो देख लो। जो तुम बोल रहे हो ना वो तुम नहीं बोल रहे हो, वो फोन बोल रहा है तुम्हारे दिमाग में, है ना, कि एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो पता है क्या चेंज हो गया? पहले हमें थॉट आते थे चल चल खेलने चलते हैं, तो हमारे मम्मी पापा डांटते थे कि खेलते ही रहते हो दिन भर। लेकिन पता उससे बहुत फायदा होता था, बॉडी फिजिकली एक्टिव रहती थी, माइंड एक्टिव रहता था, फ्रेश रहता था। अब पता क्या हो गया है? अब फोन आ गया है। फोन कभी भी आपको फिजिकल एक्टिविटी तो देता ही नहीं है, जबकि आपके माइंड को ओवर यूज करवाता है। एटलीस्ट यंग एज में स्ट्रेस आपके माइंड को इतना देता है कि आपकी मसल्स, जो ब्रेन मसल्स हैं, वो धीरे धीरे क्या होती है, थकने लगती है। बहुत बच्चे अच्छा यूज भी करते हैं, बहुत बच्चे की ये पावर बढ़ भी जाती है, लेकिन मैक्सिमम लोगों की ये पावर कम हो जाती है ना। और वही लोग फिर बहुत स्ट्रगल करते हैं फोकस करने में, क्योंकि आप अगर आराम से ऑब्जर्व करेंगे ना तो फोन में रेयरली ऐसी कोई चीज है जो आपको फोकस करने पे मजबूर करती है।
सारी की सारी लगभग चीज़ें, खासकर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब तो आपको मजबूरी करती है कि आप अपने फोकस को इधर से उधर ले जाएं। कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब कितना पढ़ना कभी भी घंटों से डिसाइड नहीं होगा, क्वालिटी से डिसाइड होगा, है ना। तो आप जितना भी पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्वालिटी से पढ़ें। और क्वालिटी का मतलब बहुत सिंपल है कि जब भी आप पढ़ें, आप नो फोन मोड में पढ़ें, है ना। चाहे आप 15 मिनट पढ़ते हो डेली, चाहे आप 20 मिनट पढ़ते हो डेली, या चाहे आप आधे घंटे पढ़ते हो डेली, डेली भी नहीं, 2 दिन में एक बार पढ़ लो यार, इतना बड़ा सिलेबस ही नहीं है ना। 12 ही तो चैप्टर है हमारे पास साइंस में, 11-12 चैप्टर है साइंस में, हर महीने में एक ही चैप्टर तो करना है हमको, है ना। सिलेबस ही बहुत छोटा है, फिर भी सोचो बच्चे अच्छा नहीं करते, क्यों? क्योंकि क्वालिटी बहुत गिर गई है। तो अगर जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, आप जब भी पढ़ रहे होंगे, आपको सिंपल चीज़ करनी है, आपको नो फोन जोन में पढ़ाई करनी है। मुझे पता है कि नो फोन जोन लाइफ में नहीं बोल रहा हूँ, लाइफ में तो खूब यूज़ करो फ़ोन को, जब पढ़ाई कर रहे हो 15-20 मिनट, आधा घंटा, तो नो फोन के हिसाब से कर लो। क्योंकि बेटा अगर आप वैसे ही बच्चे हो गए जो साल के अंत में जाके एक वन शॉट से पढ़ाई करोगे, तो मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूँ कि आप हमेशा, आपकी आदत वही हो जाएगी। और मतलब लॉन्ग रन में देखा गया है कि पता है, इसलिए मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसलिए ऐसा है कि आप देखो, जब आप 3-4 साल बाद जाओगे और IIT एग्जाम दोगे या दुनिया के किसी भी अच्छे एग्जाम की तरफ बढ़ो, कितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं? 100 में से एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। मतलब लोग मजबूरी नहीं कर पा रहे, है ना, लोग मजबूरी नहीं कर पा रहे सिस्टम को ये रियलाइज करने के लिए कि यार इतने अच्छे इंटेलेक्चुअल माइंड आ गए हैं, तो हमें यार अपने एग्जाम में सीट्स बढ़ानी पड़ी। गवर्नमेंट मजबूरी नहीं है ना। गवर्नमेंट देख रही है कि यार IIT के एग्जाम हम ले रहे हैं 15 मतलब सालों से ले रहे हैं, और आज भी क्या होता है, जो टॉप 10,000 बच्चे हैं वो अभी भी वही हैं, वही 30-40% मार्क्स लेके आ रहे हैं। मतलब सोचो आप, टॉप 10,000 बच्चे भी 30-40 लेके आ रहे हैं। पता है आपको, JEE एडवांस के मैं आपको सब्जेक्ट वाइज अगर कट ऑफ बताऊंगा, कट ऑफ क्या होता है, मिनिमम मार्क्स। पता है आपको, 4-4, 5-5 मार्क्स पे लोगों का JEE एडवांस में सेलेक्ट हो जाता है, 10 मार्क्स में JEE एडवांस में सेलेक्ट हो जाता है ना। मैं कैटेगरी की बात भी नहीं कर रहा हूँ, जनरल में बात कर रहा हूँ। 10, 20, 30 मार्क्स में लोग क्वालिफाई कर जाते हैं एडवांस में। सोचो अब आप सब्जेक्ट में। तो इसका मतलब कि हमने स्टार्टिंग से इतनी गलत आदत डाल दी है कि हम वीक हो गए हैं। हाय बेटा, हाय राज, हाय अंकित, हाय आयुषी, है ना। तो ये याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज पे बात करें थोड़ी सी, फिर हम और इन पे डिटेल में जाएंगे, और चीजें इनमें डिस्कस करेंगे। भाई डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है? अब देखो, देखा जाए अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ लिटरली सिर्फ एफर्ट के हिसाब से सोचें कि सर हमें एफर्ट कहाँ ज्यादा करने पड़ेंगे, देखो जहां भी एफर्ट ज्यादा करने पड़ते हैं कहीं ना कहीं उसी को हम डिफिकल्ट सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो डेफिनेटली 9th में मैथ्स और साइंस आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट होने वाले हैं, है ना। सबसे टॉप पे हम मैथ को मानेंगे क्योंकि ट्रांजिशन बड़ा है, और अगर आपने मैथ क्रैक कर ली तो आप साइंस भी क्रैक कर ले जाएंगे। मैथ वीक हुई तो साइंस भी वीक हो जाएगी। हाँ, SST इंग्लिश, ये खासकर SST की मैं अगर बात करूं, उसमें काफी ज्यादा आपका टीचर पे डिपेंड करता है कि टीचर कितने प्यारे तरीके से आपको चीजें पढ़ा रहे हैं। और दूसरी चीज वहां पे जो मैटर करती है कि आपकी जो मेमोरी मेथड है, आपके माइंड मैप बनाने का जो तरीका है, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत होती है। देखो साइंस में इंफॉर्मेशन इतनी नहीं है, मैथ्स में भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन SST में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। इतनी सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो मेमोरी आपकी जो याद रखने वाली है बहुत स्ट्रांग चाहिए होती है SST में। लेकिन पता है, मतलब कहते हैं ना रटने वाला कॉन्सेप्ट, तो रटने वैसे ऐसा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि साइंस में भी SST में भी रटना इज नॉट द सोल्यूशन। लेकिन हाँ, आपको रटने का या मेमोराइज करने का जो वहां पे कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्विंग है, तो यहाँ पे माइंड का कौन सा पार्ट ज्यादा यूज होता है? यहाँ पे मोस्टली एनालिटिकल माइंड ज्यादा यूज होता है ना। हम कह सकते हैं कि एनालिटिकल जो माइंड है हमारा, एनालिटिकल जो माइंड है वो कह लो हमारा 95% टाइम्स यूज होता है, और 5% टाइम हमारा मेमोराइज, मेमोरी वाला पार्ट यूज होता है। लेकिन SST जैसे सब्जेक्ट में आपका मोस्ट ऑफ द टाइम 80 से 85% टाइम आपका मेमोराइज ही करना है। पहले तो आपको बातें याद रखनी, फिर आप उसमें कनेक्शन बनाएंगे, फिर आप उसमें अच्छी अच्छी मेथड यूज करेंगे। तो वहां पे आपका मेमोराइज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा यूज होता है, मेमोराइज वाली जो एबिलिटी ऑफ माइंड है वो ज्यादा यूज हो रही होती है। अच्छा, तो फिर सर हमें कितना सीरियस लेना है? तो देखो, अभी तक की बात से ये समझ आ गया आपको, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा
कि हाँ 9th में लेवल अप होने वाला है, न्यूमेरिकल्स बढ़ने वाले हैं, एनालिटिकली चीज़ों को देखना में आना चाहिए। एनालिटिकली मतलब मैथमेटिकली, मतलब एक तरीके से कनेक्शन लॉजिक बनाने ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगे 9th क्लास में, है ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 9th क्लास को सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, साइंस के पर्सपेक्टिव में समझाता हूँ ऐसा मैंने क्यों कहा। पता है आपको साइंस में क्या होता है, जो 9th की साइंस है ना वो सीधे सीधे 11th की साइंस से मिल रही होती है। अब इसलिए भी, और साइंस में भी मैं फिजिक्स की बात करता हूं, फिजिक्स का एक मेन आपको बात बताता हूं कि जो 9th की साइंस में जो फिजिक्स वाला पार्ट है ना, जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करता है, वही 11th में ही परेशान करता है। चाहे आप मैथ्स की बात करें, 9th की जो मैथ्स है ना वो बेसिक्स है, आपका बेस बनाता है वो, ठीक है, फॉर योर फ्यूचर क्लासेस। तो एक्चुअली में आपने 8 तक जो भी किया वो चल जाएगा, लेकिन 9th से आपको चीज़ों को सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बेस है अगले 3 साल का। अगर 9th में अपने 80-85% आ गए तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे 10th में। मैं आपको एक बहुत प्यारी स्टोरी बता सकता हूँ। एक बच्ची थी जिसके 9th में 81% थे, ऑल्दो उसके 81 नहीं होने तो उसके 90% ही चाहिए थे, बट उसके 81% आए थे क्योंकि मैं तो उसे कोचिंग पढ़ाता था, मतलब मैं उसको 9th नहीं पढ़ाता तो उसको फाउंडेशन बैच था, वो 11th क्लास में आती थी हमारे पास, 11th का बैच पढ़ रही थी वो मेरे साथ जब वो 9th क्लास में थी। लेकिन बताया आपको उसको 9th क्लास में टीचर्स ने 81% दे दिए थे, है ना, जबकि उसके आने थे 90 एंड अबव। और आप विश्वास मानेंगे वो बच्ची एक्चुअली आईआईटी में सेलेक्ट हो गई और उसकी आईआईटी में 800 प्लस रैंक थी, 800 ऑल इंडिया रैंक, जनरल की बता रहा हूँ मैं बात, क्योंकि उसने 9th में 11th खत्म कर लिया था। लेकिन क्या होता है, स्कूल के टीचर जेलस होते हैं ना, तो उसको प्रैक्टिकल में बहुत कम मार्क्स दे दिया। आई थिंक वो मेरे हिसाब से 95% भी ला सकती थी, बट बहुत जेलस थे। तो उस बच्ची ने 10th में पता कितने परसेंट आए उसके, 9th में उसे 81-82% बने, 10th में उसके साथ क्या, उसे सीधे जंप लिया, और जंप इतना खतरनाक लिया कि उसके 10th में 98% थे। 11th से तो उसने फोड़ दिया, कोविड आया लेकिन उसने फोड़ दिया, और ऐसा फोड़ा कि 11th के आप परसेंटेज भूल जाओ, 11th में तो उसने टॉप ही किया, 12th में भी टॉप किया, हर जगह 95 से ऊपर परसेंटेज रहे। लेकिन उसने जेई में 11th में इतना फोड़ा क्योंकि वो अपनी 11th 9th में खत्म कर चुकी थी। तो देखो, जो जितना सीरियस लेगा उसको उतना ही प्यार रिजल्ट मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर हम तो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है, मैं आपको सच बता रहा हूं, बच्चा जब चाहे तब सीरियस हो सकता है, जब चाहे वो अपने गोल की तरफ फोकस हो सकता है, ठीक है। अगर आप 9th में भी थोड़े से फोकस हो जाते हैं तो आप देखेंगे आपके आगे वाले 3 साल की जर्नी बहुत अच्छी होगी, और जिसकी जर्नी अच्छी होती है ना वो अच्छे कॉलेज में पहुंचता है, अच्छे कॉलेज में पहुंच के वो अच्छे से करियर की तरफ आगे बढ़ता है। तो हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किस तरीके से चीज़ों को प्लान कर रहे हैं और किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। तो अगेन 4 बातें इंपॉर्टेंट हैं, चारों बातों को मैंने आपको समझा दिया। डिफिकल्टी में पहले से ही बता दूं, पहले से जब पता होता है तो आप उस हिसाब से अपने एफर्ट बढ़ाते हैं। जो भी चीज़ डिफिकल्ट होती है उसमें एफर्ट ज़्यादा लगते हैं, पहले से ही पता है कि मैथ में ज़्यादा एफर्ट करने हैं, फिर साइंस में एफर्ट करने हैं, और एसएसटी में वो हमारे वर्षा मैम आपको पढ़ा रही होंगी, मैथमेटिक्स में आपको किशोर सर पढ़ा रहे होंगे, साइंस में आपको पढ़ा रहा हूँगा, तो हम, और इंग्लिश के लिए भी आपके पास एडुकेटर आ जाएंगे, तो बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें चलेंगी। लेकिन ये सेशंस में इसलिए कर रहा हूँ, रेगुलरली करते रहूँगा अगले 10-15 दिन, सो दैट जब आप 9th क्लास स्टार्ट करें तो आपको ना बहुत सारी चीज़ें पहले से पता हो, तो डर खत्म हो जाए, ठीक है। अगले 1 से 1.5 महीने ऐसे सेशंस बहुत हो रहे होंगे। हाय आयुषी बेटा, हाय बेटा, है ना। तो अच्छे से चूज करो, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है तो आप उसको कॉमेंट्स में बता सकते हैं, है ना। कमेंट में बताएंगे तो हमें आइडिया लगते रहेगा कि कैसे चीज़ें हमें करनी है और क्या आपके लिए बेटर चीज़ें करनी है। मुझे पता है अभी 8 से 9th में आए तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हो गए, प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे होते हैं जब 8 से 9th में आते हैं ना। लेकिन मैंने भी एक बार फाउंडेशन पढ़ाया हुआ है, मतलब फाउंडेशन मतलब जेई के लिए पढ़ाया हुआ है बच्चों को, और जब जेई के लिए बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा, हाँ मैंने इस बार ये डिसाइड किया है कि मोस्ट प्रोबेबली बायोलॉजी मैं लूँगा, देखते हैं, डिपेंड करता है, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं आपके लिए बायोलॉजी भी लूँगा। ऑल्दो मैं 11th-12th के लिए या आगे मतलब हायर क्लासेस के लिए फिजिक्स ही पढ़ाता हूँ, नीट हो गया या 11th-12th हो गया, इनके लिए ही फिजिक्स पढ़ाते आया हूँ। आप यूट्यूब पे जाके सर्च भी करेंगे, मेरा नाम अक्षय सर, और कोई भी 11th-12th के टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या 11th का कोई भी टॉपिक, तो विल गेट माई लेक्चर्स। लेकिन हाँ, इस बार 9th-10th के बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तो इसमें फोड़ेंगे, इस बार बहुत प्यारा कंटेंट आपको पढ़ाएंगे साल में, मतलब अपनी तरफ से ऐसा कंटेंट देंगे 9th और 10th में कि हाँ एक प्रॉपर क्वालिटी
आपको मिलेगी, और हर चीज़ जो आपकी प्रॉब्लम होगी, चाहे फिर 9th में आप आगे से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देना चाहते हैं, NTSC आपका टारगेट है जो 10th में एग्जाम होता है, ओलंपियाड आपका टारगेट है, तो उस तरफ भी कैसे चेंजेस लाने वो भी हमारी टीम आपको बताएगी। सर प्लीज टेल मी हाउ टू फिनिश अ चैप्टर। बेटा टू फिनिश अ चैप्टर तो आपको कॉन्सेप्ट खत्म करने पड़ेंगे, NCERT खत्म करनी पड़ेगी, कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, अगर आप ऐसे पूछ रहे हो तो। बट डेफिनेटली मुझे पता है आप ऐसे पूछना चाहते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, तो कुछ नहीं है, पहले आराम से चैप्टर को 5 से 6 लेक्चर में ब्रेक डाउन करो, धीरे धीरे उनके कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। हर कॉन्सेप्ट को जब छोटे से कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो तो उस पर 5-6 न्यूमेरिकल्स करो, 5-6 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करो, और धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, ऐसे चलोगे बहुत इजीली चैप्टर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो अब मैं आपको ऐसे सेशंस में और मिलते रहूंगा, एक एक सब्जेक्ट पे हम डिस्कशन करेंगे, आपके कुछ सीनियर्स को भी लेके आएंगे इस चैनल पे जो ऑलरेडी अच्छे अच्छे कॉलेज में बैठे हुए हैं, अपने अपने करियर की तरफ बढ़ चुके हैं, और वो क्या आपको गाइडेंस देते हैं, है ना। तो ऐसे सेशंस में लाना चाहता हूँ, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या ऐसे सेशंस आपको चाहिए, है ना, जहाँ पे आपके ही बड़े भैया दीदी जो है, आपके सीनियर्स हैं, जो ऑलरेडी 9, 10, 11, 12 पढ़ चुके हैं, IIT निकाल चुके हैं, डॉक्टर्स बन चुके हैं, है ना, और अलग अलग प्रोफेशन में हैं। एक स्टूडेंट है मेरी जो अभी इस साल UPSC में, पिछले साल UPSC में सेलेक्ट हो गई थी। ऐसे तो बहुत बच्चे हैं वैसे, लेकिन हाँ, उनको जब लाएंगे तो उनकी स्टोरीज भी आपको इंस्पायर करेगी, ठीक है, और तो उनको भी लेके आएंगे और उनकी स्टोरीज भी आपके साथ शेयर करेंगे, वो भी आपको जब गाइड करेंगे तो आपको भी उनके साथ पढ़ के बहुत मजा आएगा। ठीक है, चल तो टेक केयर एवरीवन, और मैं ऐसे सेशन और लेके आते रहूंगा आपके लिए, और हम इन पे बात करते रहेंगे रेगुलरली, है ना। आज हमने बेसिक एक ब्रीफ ओवरव्यू लिया, अभी मैं आपको साइंस के लिए एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायो है उसमें क्या डिफिकल्ट है, हर सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करते हैं। फिर इसी तरीके से SST के आपके पास सेशन आएंगे, मैथमेटिक्स के सेशन आएंगे, इंग्लिश के सेशन आएंगे, उस तरीके से हम लेके आते रहेंगे। ठीक है, चलो तो मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में। कब? आपको अब हर दिन कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सेशन यहाँ पे आते रहेगा बिफोर स्टार्टिंग प्रॉपर सेशंस। तो हमारे अप्रैल से कंटेंट, मतलब अप्रैल से प्रॉपर चैप्टर्स पढ़ाना स्टार्ट हो जाएंगे 9th के, लेकिन उसके पहले छोटे छोटे सेशंस आपके लिए बनाए गए हैं, सो दैट आप एक तरीके से माइंड आपका प्रिपेयर हो जाए, आप एक तरीके से प्रिपेयर हो जाए 9th क्लास को लेकर। और अगर आपका विजन लॉन्ग रन है, अगर आप IIT नीट इस तरफ भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भी आप किस तरीके से अप्रोच कर पाए। ठीक, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कुछ आपको कुछ भी चाहिए होता है, एनी टॉपिक यू नीड फ्रॉम आवर टीम, वो हम आपके लिए बनाते चले जाएंगे, वो हम आपके लिए लेते आएंगे। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय।